नमस्ते। आत्मवंदन सभी को। आज दिव्य दिव्य देवी प्लेटफॉर्म पर आज हम ध्यान और ज्ञान के सत्र में जुड़ रहे हैं। तो आज हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। 10 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान करना क्यों जरूरी है हमें सभी को पता है। गौतम बुद्ध का दिया हुआ ध्यान आनापान सती ध्यान है। इस प्रक्रिया से हम अपने मन को शांत करते हैं। कहते हैं मास्टर योर ओन माइंड। जब हम अपने ही मन को मास्टर कर लेते हैं तो हमारी जीवन जो है बहुत ही सुचारू रूप से चलने लग जाती है, संतुलित चलने लग जाती है। हमारे बुरे विचार रुक जाते हैं। हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। और यही तो हमें चाहिए। ध्यान करने से एक ऐसी सृष्टि का निर्माण होता है जहाँ सब कुछ अच्छा हो, सब प्यार से रहें, सब निर्मल कोमल, सबके दिलों में आत्मीयता रहे। तो इसीलिए ध्यान करना जरूरी है। तो आइए मित्रों और दोस्तों, मास्टर्स इस ध्यान के सत्र में जुड़ते हैं। सबसे पहले अपने अपने गुरुओं को याद कर लीजिए। ब्रह्म ऋषि पितामह को कोटि कोटि नमन। जितने भी देवी देवता हैं उनको नमन करेंगे। हमारे जी के सर को नमन। हमारे अपने माता पिता को नमन करेंगे जिन्होंने हमें जन्म दिया। और आज इस सत्र में और यूट्यूब से जुड़े हर एक मास्टर्स को कोटि कोटि नमन और वंदन। तो आज हम ध्यान करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को लॉक कर लीजिए और पैरों को दोनों को क्रॉस करते हुए आंखें कोमलता से बंद। अब इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले पूरे शरीर को एक बार शिथिल और रिलैक्स कर लेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और मुख से बाहर निकालते हुए पूरे तरह दिन का तनाव सारा बाहर। एक और गहरी सांस और सारा तनाव मुंह से बाहर। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। इसी इंटेंशन से हर एक दिन को हम सकारात्मक बनाएंगे। एक कोमल सी ठंडी सी ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने सर के ऊपर। और ये कोमल ऊर्जा जो है पिंक ऊर्जा, यानी कि प्यार की ऊर्जा, सार्वभौमिक प्यार की ऊर्जा, यूनिवर्सल लव की ऊर्जा जो हमें माँ से मिली, उस ऊर्जा को महसूस करिए। इस प्यार की भावना को अपने आज दिल में बसाएंगे। जैसे जैसे ये प्यार की भावना हमारे मस्तिष्क को छू रही है, हमें वो प्यार महसूस हो रहा है। अपनी माँ की मातृत्व को महसूस कर रहे हैं हम। अपने सारे फेस एरिया में इस भावना को फैलाइए। आप जो भी बोल रहे हैं, लोग आपसे प्यार कर रहे हैं। आज जो भी आप सुन रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि एक मधुर वाणी गूंज रही है, माँ की वाणी गूंज रही है। माँ से प्रेम कर रहे हैं। वो चाहे धरती माँ हो या गंगा माँ हो, चाहे हमारी गौ माता हो, सभी के हृदय में भर भर के प्रेम है। इसी प्रेम को हमें दूसरों के दिलों में उतारना। इसी प्रेम को फैलाते जाइए अपने गर्दन, कंधे, दोनों बाजुओं में। और ये पिंक कलर फैलता हुआ आपके पूरे शरीर में आपको शिथिलता प्रदान कर रहा है, रिलैक्सेशन प्रदान कर रहा है। आपका दिल पूरी तरह शांत और शिथिल हो गया है। और ये भी आज एक मधुर ध्वनि के साथ गुनगुना रहा है। अपनी पेट, इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए ये पिंक ऊर्जा आप सभी से प्यार करती हुई सभी को प्यार बरसाती हुई, पूरी की पूरी पिंक ऊर्जा आपके पीठ को शांत और शिथिल करती हुई आपका अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक पूरी तरह शांत और शिथिल हो गया है। आपकी पीठ जो है प्रेम से लहलहा रही है। इसी ऊर्जा को, दिव्य ऊर्जा को अपने पैरों में समाते हुए देखिए। ये चरण ही हैं जो आपको पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड की सैर कराते हैं। इन्हीं की द्वारा आप सारी सृष्टि को देख पाते हैं। इन्हीं की वजह से आप घर में सामान लेकर आ पाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सुविधाजनक जा पाते हैं। इस शरीर को ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्हीं चरणों के द्वारा होता है। ये चरण चाहे तो पहाड़ के दर्शन करा दें, किसी देवी देवता के दर्शन करा दें, मंदिरों के दर्शन करा दें, या किसी सड़क पर लेकर हमें छोड़। पूरी पृथ्वी आज प्रेम से लहला रही है। चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधे झूम रहे हैं आज प्रेम से। हवा में भी एक प्रेम है और बारिश में भी प्रेम है। वो गरम गरम सूर्य की किरणें जब इस फसल को पकाती हैं तो वो प्रेम से इस फसल को पकाती हैं। हर किसान प्रेम से, जब किसान उसको उगाता है, उसमें प्रेम बरसता है, तो वो लहलहा उठती है आपकी फसल। प्रेम में इतनी शक्ति है
किसी को भी वो पिघला दे, गुस्से को पिघला दे। करुणा भरे हृदय से कितनों के हृदय आज पिघल रहे हैं। शांति और सुकून को महसूस करिए और देखिए ये भीतर, ये पिंक ऊर्जा, ये गुलाबी ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा आपके अंदर किस तरह सम्मोहन को फैला रही है। हर आती जाती सांस पर दृष्टि डालिए। ये सांस आज आपसे क्या कहना चाहती है। अपने कानों के गहन गहन से गहन गहराई में जाते हुए देखिए ये प्रेम किस तरह आपके अंदर चमत्कार कर रहा। आती जाती सांसों के साथ जुड़ जाइए। बचपन से लेकर अब तक यही तो शाश्वत है, यही तो सत्य है हमारे पास, हमारी सांस। आती सांस और जाती सांस की गहराइयों में उतरिए। ये गुलाबी रंग की गहराइयों में उतरते चले जाइए।
धीरे धीरे इस ऊर्जा को महसूस करिए पूरे शरीर में। इस अलौकिक ऊर्जा ने आपको बहुत कुछ दिया है। ये 5 मिनट का ध्यान आपको शांति, शिथिलता, कोमलता, इसी शक्ति और ऊर्जा को बनाए रखिए और वातावरण की तरफ सजग हो जाए। जिस भी कुर्सी, आसन, जहां पर भी बैठे हैं उसकी तरफ जागरूक हो जाइए। अपने हाथों की हथेली के लॉक्स को खोलते हुए अपने कोमलता से अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से इन आंखों को खोलते हुए सभी का आभार प्रकट करेंगे। आभार, आभार, आभार। आज के ध्यान का आभार, इस मंच का आभार और इसमें जुड़े सभी मास्टर्स का आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन नहीं कर रहा आंखें खोलने का। बहुत गहरा डीप ध्यान। बहुत ही सुंदर, बहुत गहरा ध्यान है। अभी भी बैठ जाते हैं, थोड़ी देर लग रहा मैं वही तो कह रही हूँ, आंखें नहीं खुल रही। है। कभी कभी जब ऐसा वाला ध्यान लगता है ना, तो मन करता है ध्यान ही कर लो फिर। आप सुनेंगे आगे का। कोई शेयर करने चाहेगा ध्यान का अनुभव? इस ऊर्जा में, पिंक ऊर्जा में आपको क्या दिखा? बहुत गहन था ऊर्जा, आज बहुत अच्छी थी। प्यार की ऊर्जा बहुत कुछ दे जाती है। हाँ रेखा, रेखा जी बताइए। आत्मनंदन मैम, सभी को मेरा नमस्कार। मैम, मैं ना जैसे ध्यान में बैठी थी तो ऐसे लगा कि कोई मेरे पास आया है और मेरे से बोल रहा है कि पेन और पेंसिल लेकर के, पेन और बुक लेकर के, मतलब ढूंढ के मेरे को देने की कोशिश कर रहे हैं। खाली पाँव पाँव दिखाई दिए और कुछ नहीं दिखाई दिए, 2 पाँव दिखाई दिए बस। बहुत अच्छा। एसेंडेड मास्टर्स आके आपको कह रहे हैं कि अब पता नहीं, पता नहीं ज्ञान क्या था। हासिल करो, पेन पेपर ज्ञान को हासिल करो। वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज का लिखो जो मैम बता रही हैं। हाँ, मुझे लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा वो हुआ कि वो आपको समझ में आएगा उसी टाइम। आपको क्या लिखना है तो आप ले ही आओ पेन पेंसिल। हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू रेखा जी। तो पढ़ते हैं। आज बहुत गहन टॉपिक भी बहुत ही गहरा है, फॉरगिवनेस का। तो शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। कंप्यूटर साउंड। यस, आप भी बंद कर सकते हैं, पता है। हम्म। इस बार बहुत अच्छी पीपीटीज बनी है। तो फॉरगिवनेस, क्षमादान, क्षमापन। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे कि वाकई में करना तो कैसे है वो अलग से सीखेंगे, पर क्यों करना है, क्या ये इतना जरूरी है फॉरगिवनेस, और इसको करने से क्या होगा ये देखेंगे। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है ना जैसे हम एक पेड़ हैं और पेड़ की जड़ों में जो है कितना सारा गहन जो हमने नकारात्मकता भर रखी है। जब हम क्षमादान दे देते उस पेड़ से सारा कुछ रिलीज हो रहा है। तो हम अपने ही हृदय को एक तोहफा दे रहे हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका हृदय भी प्रफुल्लित हो, उसमें भी जगह हो, वो हल्का हो जाए, वो खुशी से झूमे नाचे? तो फॉरगिवनेस जो है हमारे उस बर्डन को रिलीज करता है। बर्डन यानी कि जो बोझ हम पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से लेकर चल रहे हैं। और ये कोई बिल्कुल कहते हैं ना जैसे जागरूकता में नहीं हुआ हमसे गलतियां। हम अनजाने में ही बहुत सारी गलतियां करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, अनजाने में भी करते हैं, क्योंकि हमें इस चीज का ज्ञान ही नहीं होता कि हमें किसी को माफ क्यों कर देना चाहिए। वो माफी के लायक भी नहीं है। कितनी बार हम लड़ाइयाँ करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा, तूने मेरे साथ इतना बुरा किया है, तू मेरा पैसा लेके भाग गया, या तूने मुझे इतना बुरा भला कहा, तुझे मेरे एहसान याद नहीं रहे।
तब हमें लगता है कि हमें इस व्यक्ति को कभी भी किसी भी हालत में माफ नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमारे ना माफ करने से क्या उस व्यक्ति पर कुछ असर पड़ रहा है? तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही है, वो ना व्यक्ति बदलने वाला है। तो फॉरगिव अदर्स एज क्विकली एज यू एक्सपेक्ट गॉड टू फॉरगिव। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको माफ कर रहे हैं, तो आपको भी उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए। तो ये एक मूवी भी बनी हुई है, ओनली गॉड फॉरगिव्स, कि भगवान ही है जो माफ करते हैं। तो माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है थोड़ा सा मेरा परिचय। मैं एक माइंड वैली लाइफ कोच हूँ और मैंने काफी कुछ मोडालिटी सीखी हैं और उसका अंत नहीं है। जो जो ब्रह्मांड में जितना भी रहे से थोड़ा बहुत मुझे सीखने को मिला तो मैंने सीखा। एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, लाइफ कोचिंग, ऑकल्ट में न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, ये सब मैं करती हूँ ताकि मानवता का उद्धार हो। क्योंकि हम पेन तो है, हम शारीरिक पेन को तो सहन कर सकते हैं, पर सफरिंग के लिए हमें कोई ना कोई कोच मेंटर की आवश्यकता होती है। तो शायद इसी ज्ञान से किसी ना किसी का तो उद्धार होगा। ठीक है। अब मैं फॉरगिव नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मेरे को इतनी चोट लगी है, इस व्यक्ति ने मुझे इतना चोट पहुंचाई है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तनाव पे, इमोशंस मेरे इतने सारे ग्रसित हुए इस कारण से। अगर मैं इसको अपने साथ ही रखती हूँ तो यही बीमारी का कारण बनता है। तो जब हम रिलीज कर देते हैं उसको, उसको इमोशनल बर्डन कहते हैं ना। और ये शुरू कैसे होता है? ये हमारे ब्लेम से शुरू होता है, ब्लेम गेम। जब हम तू मैं शुरू करते हैं कि ये तेरी वजह से हुआ, आज मुझे डांट, अगर स्कूल में अध्यापक मुझे डांट रहा है तो हम घर आके कहते हैं, माँ को कहते हैं, तुम्हारी वजह से आज मुझे डांट पड़ी, तुम्हारी वजह से आज स्कूल जाने में देरी हुई। तो हर चीज के लिए हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। मेरे पास आज पैसा नहीं है तो मैं पति को डांट रही हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे आज ये शर्मिंदी महसूस होने पड़ी, तो मैं आज ऑफिस के लिए लेट हो गई। ये सब जो भी हम ब्लेम गेम खेलते हैं, हम एक दूसरे पर उंगली करते हैं, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ करते हैं। जैसे दो लड़के हैं कॉलेज जाते हुए आपस में लड़ते हैं, रोड रेज जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं लड़ाई में, और फिर कहते हैं हम तुझे माफ नहीं करेंगे। और वो लड़ाई जो है तीसरे व्यक्ति की वजह से हुई है, जबकि और वो तीसरा व्यक्ति तो कहीं और चला गया और आपस में हम दोनों लड़ रहे हैं और हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो ऐसे ही अनजाने में कितने सारे लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसमें हम गुस्से को पालते हैं। तो कहते हैं सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो होती है प्यार की शक्ति। गुस्से का ऑपोजिट या सैडनेस का ऑपोजिट होता है प्यार। इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सन टू से दे आर सॉरी एंड इवन स्ट्रॉन्गर पर्सन टू फॉरगिव। यानी मुझे सॉरी कहने में कितना दर्द हो रहा है या कितना मुझे कठिनता हो रही है कि तुझे सॉरी कहूं, पर उससे भी बढ़कर अगर वो व्यक्ति मुझे माफ कर दे तो वो उससे भी बढ़कर है। तो सॉरी कहना एक बात है, पर फॉरगिवनेस सॉरी से भी बढ़कर है। किसी को माफ करना आसान नहीं होता, है ना। जैसे स्पेशली अगर हम रेप विक्टिम्स को देखें या रेप केसेस में देखें, तो वो औरत पूरी जिंदगी उस विक्टिम को या जिसने उसके साथ बलात्कार किया कभी नहीं माफ कर सकती या माफ करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसकी वजह से उसकी सारी जिंदगी बिखर जाती है। ठीक है। तो वहां पर वो कहती है मैं फॉरगिव नहीं करूंगी। और दूसरा किस्सा जब होता है, जब आप मिलिट्री आर्मी में होते हैं और आपको अंधाधुंध गोलियां चलानी पड़ती हैं ऐसे लोगों पर, ऐसे सोल्जर पर, ऐसे जवान पर जो दूसरे कंट्री में किसी के बेटा, पिता, कोई भी हो सकता है। तो आप अनवांटेडली लोगों को मारते हैं, तो फिर क्या वो आप आर्मी को ब्लेम करेंगे? वहां पर तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है, एज अ ड्यूटी आप निभा रहे हैं, क्योंकि इसी ड्यूटी को निभाने के आपको सैलरी मिल रही है, या यही आपका देश के लिए कर्तव्य है कि आपको दुश्मनों से अपने देश को बचाना है। तब भी हम क्या कर रहे हैं? हम अगेंस्ट द लॉ जाके ह्यूमैनिटी को मारते हैं। इसी तरह हम कितने सारे जानवरों को मारते हैं, जो जो जानवर खाते हैं कसाई, पर वो क्या जानवर से माफी मांगते हैं कि मैं तुझे काट रहा हूँ? तो यहाँ पर ये तीन किस्से अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा दिल हल्का करने की बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी आज। और जब ये कहानी आप सुनोगे ना तो आपको भी हंसी आ जाएगी और वाकई में फॉरगिवनेस का मतलब समझ में आएगा। ठीक है ना। तो हमारे जीवन में कई बार होते हैं गिल्ट, शेम, हेट्रेड, यही चीजें तो हैं जो हमें रोकती हैं किसी को माफ करने के लिए ना। यानी मेरे को पछतावा हो रहा है, मुझे शर्म आ रही है उसको फॉरगिवनेस कहने में। और सबसे ज्यादा क्या है? हेट्रेड यानी नफरत। मैं तुमसे नफरत करता हूँ।
तो एक बार एक क्लास में 50 बच्चे थे। तो टीचर कहती है, आज तुम्हें एक मैं होमवर्क देती हूँ और सबको वो होमवर्क करना। तुम इस क्लास के 50 बच्चों में जितने लोगों से भी नफरत करते हो, तुम्हें उतने टमाटर लेके आने हैं। ठीक है? तो और ये किसी को नहीं बताना तुम किससे नफरत करते हो। अगले दिन ये नहीं बताना कि तुम कितने टमाटर लेके आए हो और कितने लोगों से नफरत करते हो, ये भी नहीं बताना। तुम्हें एक डबल पॉलीथीन की थैली में वो टमाटर लेके आने से। तो सभी विद्यार्थी हाँ बोल देते हैं। और अगले दिन कोई 2 टमाटर, कोई 5, कोई 10, कोई 21 टमाटर, कोई 22, क्योंकि वो आधे से ज्यादा लोगों से नफरत करता हो। टीचर कहते हैं हम सब लोग टमाटर ले आए, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि टीचर अब इन टमाटरों से पता नहीं क्या करवाएगी। तो टीचर कहती है अपने पास रखे रखो इन टमाटरों को, और तुम्हें अब नेक्स्ट टास्क क्या दिया जाता है, तुम जहां पर भी जाओगे पूरे दिन में और पूरे हफ्ते, तुम्हें इन टमाटरों को अपने साथ लेके जाना है। और हम यही टास्क जो है अगले मंगलवार तक करेंगे। ठीक है? तो अब वो बच्चे स्कूल से घर जाता है, घर से वो अपने फ्रेंड के घर जाता है, तब भी अपने टमाटर लेके जाता है, खेल के मैदान में लेके जाता है, फिर वापस लेके आता है, घर में सोते वक्त अपने पास रखता है। फिर इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी जाता है, और जब अगला मंगलवार आता है सब लोग स्कूल में वो टमाटर लेके आते हैं। तो टीचर उन सबसे पूछती है कैसा रहा तुम्हारा हफ्ता इन टमाटरों के साथ। तो सब लोग कहते हैं मैम, हम तो सोच रहे थे आपको हमें गेम खिलाएंगी इन टमाटरों के साथ, या हम कुछ करेंगे इनका, या हम कुछ बनाएंगे। तो टीचर कहती है तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है इन टमाटरों को अपने साथ ले जाने में, कुछ मजा आया, कुछ अनुभव हुआ। तो जिसके पास सबसे ज्यादा टमाटर थे ना, वो बोला मैम इसमें से इतनी बदबू आ रही है ना, तो मेरे से उठाए भी नहीं जा रहे। तो टीचर कह रही है यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, जब तुम नफरत को अपने दिल में पालते हो तो क्या हो रहा है। जब ये एक हफ्ते के बाद ये टमाटर जिनसे तुम हेट करते हो, उतने नंबर ऑफ टमाटर वो बदबू दे रहे हैं और तुम उनको उठा नहीं पा रहे उस बोझ को, तो सोचो कितने सालों से तुम लोगों से नफरत करते हो, तो वो तुम्हारे दिल के अंदर क्या भावनाएं बन रही हैं, दिल कितना तुम्हारा सड़ रहा है इनकी वजह से। तो इसलिए आज इन टमाटरों को फेंकने का समय आ गया है, और जिन जिन से तुम नफरत करते हो उनसे गले मिलकर तहे दिल से इस गिल्ट और शेम के लिए आप माफी मांगिए। तो इनको माफ करने से आपका दिल में से भी वो कड़वाहट चली जाएगी। तो कड़वाहट को मिटाने के लिए उस टमाटरों को फेंकना बहुत जरूरी है। तो ये रीजन है कि क्यों हमें फॉरगिव करना चाहिए। क्या होगा, हमारा खुद का दिल जो है साफ हो जाएगा। तो हम सब नहीं चाहते कि हमारा दिल साफ हो या शरीर हल्का हो जाए। तो जब तक आप इन चीजों को पालोगे, वो आप ही के शरीर को अंदर सड़ाता रहेगा। आपकी कोशिकाएं नेगेटिव एनर्जी से बहुत सारे डिजीज को पालती हैं, वो धीरे धीरे बीपी, डायबिटीज, कैंसर जैसी चीजों में परिवर्तित होती है। बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती, हमारी नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव इमोशंस ही हमारी बीमारी का कारण है। तो इसलिए फॉरगिव करना बहुत ही जरूरी है। और जब हम तू मैं करते हैं, ये तुम्हारी गलती, ये तुम्हारी गलती, आज से ये करना बंद करें और ये कहें ये मेरा जीवन है, मेरे अंग है, मेरे शरीर है, मैं इसकी पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जब आप डायरी में लिए लाइन लिख देते ना, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, और इसको 3 बार लिखिए और इसको महसूस करिए कि भी जीवन तो आपका है, शरीर भी आपका है, तो आप ही को तो शरीर की देखभाल करनी है। जिसको आपने फॉरगिव नहीं किया वो क्या इस शरीर की देखभाल करेगा, वो क्या इसमें कुछ खाना डालेगा, या वो आपकी आंखों से देख रहा है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, शरीर तो आपका खराब हो रहा है। तो इसलिए आज से आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस शरीर की, इस जिंदगी की, इस पावन शरीर को जो भगवान ने आपको दिया है। आप एक मास्टर पीस हो, आपके जैसा कोई है नहीं। आपको भगवान को बहुत समय लगा आपको बनाने में, एक एक अंग को बनाने में। भाई ऐसी आंखें जो पूरे वर्ल्ड को देखे, 360 डिग्री देख सके, ऐसी नाक, पता नहीं कितने सारे चीजों को, सुगंधित चीजों को महसूस कर सके, है ना। ये गर्दन राइट लेफ्ट घूमती है, ये पाँव जो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, ब्रह्मांड की सैर कराते हैं। ये 2 हाथ पता नहीं कितने कार्य करते हैं, खाना खाने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, सफाई, हर चीज। बुक रीडिंग, बुक को पकड़ना, बुक नहीं पढ़ेंगे तो पकड़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे।
तो इसलिए आज से ये ब्लेम गेम खेलना छोड़िए और फुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अब ये क्या है? रिजेंटमेंट, गुस्सा, मुंह फुलाना, मैं तेरे से बात नहीं करता। एक सास अपने बहू से क्या करती है? गिला शिकवा, इस तरह। दो प्रेमी आपस में क्या करते हैं? रिजेंटमेंट। बिजनेस में लड़ाई हो गई, दो भाई क्या करते हैं? रिजेंटमेंट। सालों साल बात नहीं करते अपने इससे। अरे आज वो आ रहा है, मैं नहीं आऊंगा घर क्योंकि मेरा भाई आ रहा है। तो ये तो रिजेंटमेंट किन चीजों के लिए? मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के लिए आप रिजेंटमेंट कर रहे हैं, है ना। मेरी बहू ने मुझे आज अच्छा खाना नहीं दिया, सास मुंह फुला रही है। बहू कहती है मेरी सास मेरा ख्याल नहीं रखती जब मैं बीमार होती हूँ, तब गुस्सा। तो ये रिजेंटमेंट क्या है? एक दूसरे से आप पाल रहे हो, क्या पाल रहे हैं? ब्लेम गेम्स। तो और प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसे के लिए जो लड़ाई होती है वो कितने साल चलती है। हम एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं। एक जमीन के टुकड़े के लिए, एक छोटे से मकान के लिए, भाई दे दो उसको जो चाहिए, आप लेके थोड़ी जाओगे। जब मरोगे तो इन चीजों को क्या लेके जाओगे? तो ये छोटी चीजें हैं, छोटा गुस्सा होता है, पर धीरे 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 कितना बड़ा हो जाता है ना। कितने साल बीत जाते हैं, कैलेंडर खत्म हो गए, फिर भी वो गुस्सा नहीं गया। मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया, मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बहन ने एक साड़ी नहीं दी उसके लिए इतना गुस्सा। बचपन में पापा ने मुझे बैट नहीं दिलाया, उसका गुस्सा। 10 रुपए का बैट था, मेरे पापा दिलवा सकते थे पर नहीं। पर साल बीत गए और वही बात को लेकर आप बड़े हुए। तो कहाँ से आया लैक ऑफ मेंटेलिटी? मतलब मेरे पास इस चीज की कमी है, और फिर जब धन नहीं आता, लक्ष्मी नहीं आती, फिर हम कहते हैं यार मेरे जीवन में तो लक्ष्मी पता नहीं क्यों रूठी हुई है, आती ही नहीं। तो बचपन में कहीं ना कहीं उस लक्ष्मी का निरादर हुआ, माता पिता की वजह से रोष हुआ, तो वो चीजें हम सालों साल लेके चलते हैं। तो आप अपनी डायरी से को निकाल के देखिए, कौन सा ऐसे बचपन के अभी तक आपने वो रिजेंटमेंट पाल रखी है, उसको अपने दिल से बाहर निकालिए। जर्नलिंग करिए, राइटिंग पेपर लीजिए, उस किस्से को लिखिए, फिर उसको अच्छे से एक बॉल बनाइए, उसको थोड़ा सा एक मोमबत्ती के नीचे जला दीजिए और पेड़ पौधों में उसकी राख डाल दीजिए। या तो आप फ्लश भी कर सकते हैं टुकड़े टुकड़े करके, या आपके ऊपर है किस तरह आप अपने दिल को खाली करते हैं। तो फॉरगिवनेस क्या है? ये है एक फाउंडेशन। मतलब जैसे ही आप किसी को माफ कर देते हैं, आप उनसे गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये नींव है, प्रेम की नींव, स्टार्ट ऑफ ए न्यू रिलेशनशिप की नींव। ये ना तो ही आपको हील कर रही है, पर दूसरों को भी हील कर रही है, और वो प्रदान कर रही है सब, कहते हैं ना, सब क्या कहते हैं, सद्भावना। गांधी जी कहते हैं सद्भावना रखो। आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है ना। और इंसानों से ही गलती होती है और हम गलतियों से ही सीखते हैं। तो ये एक नींव है किस चीज की? प्रेम की पहली शुरुआत की नींव। जैसे हम एक बीज को बोते हैं, प्रेम के बीज को बोते हैं तो प्रेम का पेड़ देगा ना। तो अमरूद का पेड़ लगाएंगे तो बबूल का पेड़ थोड़ी होगा, तो अमरूद ही खिलेंगे। तो जिस चीज का हम पेड़ लगाएंगे, प्रेम से उसको सींचेंगे, तो उतने अच्छे ही वो फल देगा। तो हर दिन को नया अपॉर्चुनिटी समझिए, सोचिए कि आज मुझे कल को भुला के एक अच्छी शुरुआत करनी है ना। जितने भी फेलियर्स हैं, स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, मतलब मैं उन चीजों से क्या सीख रही हूँ। हर दिन अपने आप को कंपेयर करिए। कछुआ और खरगोश की जो रेस है, उसमें हम क्या सोचते हैं? कछुआ तो धीरे धीरे चलता है और खरगोश तो तेज भागेगा और वो जीत जाएगा। हमें रेस अपने आप से लगानी है, ना कि कछुए से। और इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट है। जब ये हम कहानी कहानी स्कूलों में सुनाते हैं कि कछुए और उसकी रेस चल रही है, तो कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है और खरगोश सोचता है कि वो तो धीरे चल रहा है, मैं सो जाता हूँ। और इसी तरह खरगोश आगे निकल जाता है। पर इस कहानी में भी आज हम इस नए ट्विस्ट को देखेंगे कि खरगोश जो है कहता है कछुए से, तुम इतने धीरे धीरे चलते हो और फिर भी तुम आगे पहुंच जाते हो। तो कहते हैं आज एक नदी आई है, तो तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपने पीठ पर लाद के ले जाओ, हम दोनों ही रेस जीत जाते हैं। तो कछुआ जो है खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाता है और वो दोनों ही रेस जीत जाते हैं। तो हम क्यों किसी से नफरत करें, क्यों किसी से कंपटीशन करें? हम ये क्यों ना सोचे कि हम दोनों ही विनर हो सकते हैं। तो हम पढ़ाई में किसी से कोई चीज क्यों छुपाएं कि उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे? नहीं, पर हम ये सोचे हम शायद दोनों एक ही नंबर ले, दोनों 85-90 नंबर लें। अगर मुझे कोई ज्ञान आता है, मैं अपने कोलीग्स को सिखाती हूँ, या वो मुझसे कुछ सिखाना चाहता है तो मैं उससे कुछ सीख रही हूँ। तो आज एक ऐसे ब्लू ओशन, जिसको कहते हैं ना, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या है? हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता मैं सिखाती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता तुम सिखाओ।
तो ये आज एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे, एक दूसरे को हेल्प करें, ईर्ष्या ना करते हुए ऐसे दोनों साथ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इकट्ठे एक मंजिल पे पड़ेंगे, और एक ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाते हुए एक ऐसे सृष्टि का निर्माण करेंगे जहां एक दूसरे के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, रश्क नहीं है ना। तो एक ऐसे जगत का निर्माण जहां एक सुंदर ब्रिज होगा, जहां सुंदर सवेरा होगा और सब लोग खुशी से रह रहे होंगे। तो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपकी चॉइस से हो रहा है। लाइफ इज जर्नी बिटवीन बर्थ एंड डेथ। जीवन क्या है, मृत्यु और जन्म के बीच की जर्नी, और आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है। वो चॉइस जो आप चूज करते हो, किस चीज की क्या चूज कर रहे हो, राइट या रॉन्ग। राइट चूज करोगे तो अच्छे कर्म करोगे, रॉन्ग चूज करोगे तो जानबूझ के उस गड्ढे में गिर जाओगे। तो हर दिन को ऐसे समझे कि आज एक चुनौती है और उस चुनौती को मैं पार कर रही हूँ। मुझे किसकी हेल्प करनी चाहिए, किसकी, मेरे हेल्प से किसकी जीवन में बदलाव आएगा, ये हर दिन का एक मोटो होना चाहिए। वो किसी भी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, उसको एक हंसी दे सककर, एक फूल देकर, ब्लेसिंग देकर, नॉलेज देकर, अपनी ऊर्जा देकर, अपनी शांति देकर, कुछ भी आपके पास जो है नॉलेज देकर, है ना। तो मैं इस संसार में कुछ भी हो सकती थी, पर आज मेरे पास क्या है वो मुझे देखने की जरूरत है। इस साइंटिस्ट है तो मैं इस संसार को क्या देख सकती हूँ। अगर मैं एक रॉक स्टार है तो मैं कौन सा ऐसा म्यूजिक दूं जिसको सुनकर लोगों के मन में आनंद पैदा हो, है ना। अगर एक मैं सिर्फ वेटेरियन है, मतलब कुत्ते बिल्ली सबका, जानवरों का इलाज करने वाली हूँ, तो इस वातावरण में कितने सारे पशु ऐसे हैं जो घायल हैं, उनको मैं इलाज दे पाऊं। एक एक टीचर हूं तो मेरा आज क्या कर्तव्य है, ऐसी लोगों को ज्ञान दूं, विज्ञान दूं, जिससे कि उस बच्चे में बेहतर बनने की शिक्षा है, एक बेहतर इंसान बनने की शिक्षा है। एक डेंटिस्ट हूं तो एक अच्छे दांतों का निर्माण करूं, तो ताकि उसके दांत का दर्द चला जाए। ऐसे फूलों का गुलदस्ता बनाऊं ताकि वो जिसको भी दे वो व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए उस गुलदस्ते को देकर। किसी के भी अगर बाल काटती हूँ, अगर मैं आज नाई हूं, तो वो व्यक्ति कहे वाह क्या बाल काटे, मुझे मेरे तो रंग ही रूप बदल दिया। तो जो भी करें, जिस भी काम में करें, वहां पर अपना 100% दें एज अ पर्सन, कि हाँ ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज मैं किसी के लिए मास्टरपीस क्रिएट कर सकता हूँ। तो जब संगीतकार एक संगीत का एल्बम बनाता है ना, वो उसके लिए एक मास्टरपीस होता है। तो ऐसे हर दिन को सोचे कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। एक खाने की डिश ही माँ बनाए और वो कहे मैं अपना पूरा पूरा 100% उसमें प्यार डाल दी, तो वो डिश वाकई में कुछ अच्छी हो जाए। तो वो मैगी मसाले की ऐड आती है ना, वाह माँ क्या खाना बनाया है, रोज इसी तरह खाना बनाती रहूं। तो वहां उस वाक्य को सुनकर एक माँ का दिन बन जाता। हमें कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, बस ये एक किसी के शब्द जिसके लिए भी जो हमने काम किया है उसके लिए हमें वैलिडेट किया जाए, तो हमारा दिन बन जाता है। तो आज आपको दो मैं ऐसे स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ जिससे कि आप खुद ही अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी मैंने बताया चिट्ठी लिखना। आप अपने आप को चिट्ठी लिखिए और उस चिट्ठी में जो भी बचपन से लेकर आपको जो भी नेगेटिव फीलिंग्स के प्रति आ रहा है, जैसे गिल्ट है, शेम है, लड़ाई है, उसके बारे में लिखिए। इंट्रोस्पेक्ट करिए उस सिचुएशन को कि मेरी क्या गलती थी या उसकी क्या गलती थी जिस वजह से वो लड़ाई आज तक चल रही है, मैं क्यों उसको आज भी माफ नहीं कर पाया, है ना। और उस एंड को, लेटर को एंड करिए कि मैं आज तुझे अपने तहे दिल से माफ करता हूँ। ये आपको उसको जाकर बताने की जरूरत नहीं है, ये चिट्ठी में लिखना है और अपने दिल को क्लियर कर देना है कि मैं तुझे आज अपने दिल से हटा देता हूँ। दिल को खाली कर रहे हैं, जैसे ना हम कूड़ा करकट हटा देते हैं, घर से सफाई कर देते हैं, क्लटर को हटा देते हैं, इसी तरह आज अपने दिल को खाली करना, दिल में जगह बनानी है और उसमें सिर्फ पिंक ऊर्जा को भरना है, प्यार की ऊर्जा को भरना है, और यही ऊर्जा आपके पास रहनी चाहिए। तो जितनी भी नकारात्मकता है, आज अपने दिल को हल्का करिए और उस ऊर्जा को महसूस करिए, प्यार की, यूनिवर्सल लव की। दूसरा, उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, तेरी वजह से आज मैंने जीवन में इतना कुछ सीखा, मैं आज भी वहीं पे हूँ, संसार में वहीं स्टक हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें ही ब्लेम करती रही, जबकि सबकी गलती मेरी थी, मैंने ही लड़ाई शुरू की थी, मेरे वजह से सब कुछ हुआ। तो आप जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं और उसको खाली कर देते हैं, तो ये आपको आगे जाके जो है उसका फल जरूर मिलता है ग्रैटिट्यूड का। तो ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपको बताता है किन कारणों की वजह से आप रुके पड़े थे, किन कारणों की वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा, रिश्तों में सुधार क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक वो बचपन का अभी तक वो लेकर बैठे हैं रोष, रिजेंटमेंट। उन सबको हटाइए, सिचुएशन को रीफ्रेम करिए,
उसकी जगह पर अपने आप को खड़ा होकर देखिए, पुट योर सेल्फ इन हिज शूज एंड सी कि वाकई में इतनी सीरियस थी लड़ाई कि मैं माफ नहीं कर पाया, या उस टाइम पे मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं उसको माफ नहीं कर पाया। देखिए उस टाइम पे जो एज होती है ना, वो इमेच्योर एज होती है, और आज आप शायद मेच्योर हो गए हो, तो उसके लिए पछतावा मत करिए कि उस एज में मैंने गुस्सा किया। आज आप अपने आप को समझाइए कि उस समय की स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति ऐसी थी कि मैं लड़ाई कर लिया, मैंने उसको माफ नहीं किया, पर आज की स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि मैं उसको माफ कर सकता हूँ, है ना। तो गिल्टी नहीं होना, क्योंकि जो भी होता है वो कर्म का सिद्धांत था, उस टाइम आपने कर दिया, कोई बात नहीं। पर आज तो आपको नॉलेज है, वो अनुभव है, वो मेच्योरिटी है, जागरूकता है, तो आज तो आप माफ कर सकते हैं ना। तो आज से, अभी से इस स्थिति में आपका सब कुछ जो है रूपांतरण हो गया है, तो आप उसको माफ करके अपने दिल को खाली कर दीजिए। तो इस तरह सेल्फ कंपैशन को लेकर आकर आप इसको माफ कर सकते हैं। ये दो स्ट्रैटेजीज थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉरगिवनेस के लिए। एक तो लिखना और धन्यवाद देना, ग्रैटिट्यूड देना। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, है ना। जब हम माफ नहीं करते ना, तो वही स्थिति जो है फिर से गोल चक्कर की तरह हमारे आप सामने आके खड़ी हो जाती। तब हमें याद आता है, यार ये घटना तो पहले भी हो चुकी है हमारे साथ। हमें बार बार ऐसा लगता है ना, डेजा वू। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स। अरे ये लड़ाई तो पहले भी हुई थी ना, आज ये रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या उसमें किया? मैंने कैसे वर्ड बोले कि औरों को उकसाया और लड़ाई करने के लिए, या मैंने किसी लड़ाई को शांत किया? जब आप इस लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं ना, और जब ये दोबारा रिपीट हो रही है, तो बेटर इट इज टू बी साइलेंट। जब आप कुछ भी ना बोले ना, तो लड़ाई अपने आप शांत हो जाएगी। यानी कि जब आपको जागरूकता आ जाए कि आपके हस्बैंड और वाइफ में रोज लड़ाई हो रही है, तो आज आपको जागरूकता आ गई, तो आप कुछ भी मत बोले। तो पति सोचेगा इसको क्या हुआ, ये तो जवाब ही नहीं दे रही, ये बोल ही नहीं रही। तो यहाँ पर आपने अपने आप को रोका, अपने थॉट्स को रोका, अपने एक्शंस को रोका, अपने वाणी को विराम दिया, यहाँ पर आप बोले ही नहीं। और इससे बेहतर हमें क्या है कि जब कोविड हुआ, हमारे कितने परिजन हमसे चले गए, क्या हम उनसे माफी मांग पाए, या हम उनको बता पाए कि मैं तेरे से गुस्सा नहीं हूँ? कि कितने लोगों के तो भाई चले गए ना। तो जिस जिस भाई के लिए आपने इतनी जगह के लिए लड़ाई की, आज वो भाई ही नहीं रहा, तो अब उस भूमि का आप लेकर क्या करोगे? ना तो उसने एंजॉय किया उसको, ना आपने एंजॉय किया। तो कोविड कितने लोगों को कितनी सीख दे के चला गया। हम धरती माँ पर कभी उसका आदर ही नहीं किया। कितनी सारी तुमने बोतलें फेंक दी, कितना सारे प्लास्टिक को फेंक दिया, है ना। तो धरती को भी लगा कि इन मानवों को सिखाने की जरूरत है, तो धरती जो है एकदम स्टैंड स्टिल हो गई। कितने सारे नदी नाले साफ हो गए, कितने सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में लौट कर आ गए। जब धरती पर कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, प्रकृति फिर से खिल गई। और प्रकृति ने बताया इस हवा में कितनी प्रदूषण फैला था आपकी वजह से। तो आज हम कितने इको फ्रेंडली तरीके से सब कुछ करते हैं। गणेश जी को इको फ्रेंडली तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, कोई चॉकलेट की गणपति बनाता है। तो उस धरती का भी, जिस धरती को हम माँ मानते हैं और इस पृथ्वी को हम अपना पिता मानते हैं, उनका भी हमें आदर करने की जरूरत है, उनका संरक्षण करने की भी जरूरत है। और हमें अपनी ही गलतियों के लिए उनसे माफी मांगने की जरूरत है कि हमने इन प्रकृति का ख्याल नहीं रखा। तो अपने अपने घर का कचरा, अपने अपने घर के वातावरण प्रदूषण को खुद ही स्वच्छ करें। इसीलिए मोदी जी ने जो स्वच्छ अभियान बनाया था, तो कितने सारे इंडिया में चेंज आया। आज कहीं भी हमें कूड़ा कचरा नजर नहीं आता, क्योंकि तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब हम सभी लोग जो है आंखें बंद करते हैं, और एक ऐसी विजुअलाइजेशन टेक्निक हम कर सकते हैं। इस टेक्निक में हम रिवर ऑफ फॉरगिवनेस देख सकते हैं, या आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, जिसमें ये देख रहे हैं एक नदी है, और नदी के इधर और उधर एक ब्रिज बना हुआ है। तो आप ये दो दो विजुअलाइजेशन है, जिसमें रिवर ऑफ फॉरगिवनेस है और एक ब्रिज ऑफ फॉरगिवनेस है। तो शुरू करते हैं छोटा सा 5 मिनट का ध्यान, जिसमें ये टेक्निक में हम उस व्यक्ति को माफ करेंगे। तो आज हम अपने अपने उस स्थिति को याद कर लेते हैं, एक व्यक्ति को या एक सिचुएशन में जहां है, जहां हमें उस व्यक्ति को माफ करने की जरूरत है। तो एक गहरी सांस लेंगे और अपने अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे। और सोचिए आप उस नदी के किनारे खड़े हैं, जहां से आपको वो नदी बहुत अच्छे से गहराई से दिख रही है। इसी नदी के एक छोर पर एक ब्रिज है, और उस ब्रिज के उस पार वो व्यक्ति खड़ा है जिसको आज तक आपने माफ नहीं किया।
एक क्षण के लिए याद करिए वो सारे गिले शिकवे जो आपको इस व्यक्ति से हैं। वो लड़ाई को, उस झगड़े को, उस शब्दों को जो आपने उसको बोले या उसने आपको बोले जिसकी वजह से आप उसको माफ नहीं करना चाहते। एक बार उन इमोशंस को अपने पास लेकर आइए। अब धीरे धीरे इस ब्रिज पर चलने की कोशिश करिए और सोचिए उस तरफ से वो व्यक्ति भी इस ब्रिज पर चल रहा है और ये ब्रिज है फॉरगिवनेस का। जैसे जैसे आप ब्रिज पर कदम रख रहे हैं, धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस को निकाल के नदी में डालते जाइए। वो गुस्सा हटा दीजिए, वो नेगेटिव वर्ड्स को पानी में डालते जाइए, अपने दिल से निकालिए और कंट्रोल और डिलीट करके कट 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 करते हुए हर एक भावना को पानी में डालते हुए जाइए। ब्रिज में आगे एक कदम और बढ़ाइए और देखिए वो दूसरी तरफ से वो व्यक्ति भी यही कर रहा है। आपका दिल थोड़ा सा हल्का हो गया है। आगे चलिए और थोड़े इमोशंस को रिलीज करिए, जो भी गुस्सा है, हैंगर है, हेट्रेड है, जो भी रोष था इतने सालों का, उसको ना बर्थडे विश किया, ना हेलो बोला, ना उसकी शक्ल देखी, तो सारी घृणा को आ जाओ और निकालते हुए सारा नदी में डाल दीजिए और फिर से आगे बढ़ जाइए। और वो व्यक्ति भी आगे बढ़ गया है। अब आप दोनों बीचों बीच इस ब्रिज के खड़े हैं और एक दूसरे को देखकर हंसिए, एक दूसरे को गले लगाइए, हाथ मिलाइए और उसको बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने तेरे को पता नहीं कितने सालों से विश नहीं किया, आज मुझे तुझे बहुत मन आ रहा है, मुझे बहुत प्यार करने का मन आ रहा है, मैं तुझे बहुत फॉरगिव कर रहा हूँ। और वो यही कह रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि अब हम और लड़े ना, इस रोष को और ना रखें। अब आपका शरीर और आत्मा और ये दिल पूरी तरह हल्का हो चुका है जब उसने, उस व्यक्ति ने आपको माफ कर दिया और आपने भी उस व्यक्ति को माफ कर दिया। अपने कानों से सुनिए आई फॉरगिव यू, और वो व्यक्ति भी कह रहा है आई फॉरगिव यू टू। आप उसको थैंक्स दीजिए, आई थैंक यू, और फिर बोलिए आई लव यू, और लास्ट में बोले आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड बिटवीन अस। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, कितने सालों की गिले शिकवे को आज हम मिटाकर चलिए प्यार से होली खेलते हैं या प्यार से गले लगते हैं। आपके आपके पॉकेट में एक एक चॉकलेट है, एक एक चॉकलेट का टुकड़ा वो आपको खिला रहा है, आप उसको खिला रहा है। मुंह मीठा कीजिए और खुशी खुशी इस रिवर की इस ब्यूटी को एंजॉय करिए। तो ये था एक विजुअलाइजेशन जिसको हम कहते हैं ब्रिज ऑफ फॉरगिवनेस। इसी तरह एक और प्रक्रिया आप कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं रिवर ऑफ फॉरगिवनेस, जिसमें हम देखेंगे ये प्यार की नदी। आप इस नदी में बोट में बैठ रहे हैं और देखिए जो भी उसमें नदी में जितने भी पेड़ के पत्ते हैं, पुराने लीव्स हैं, वीड्स हैं, जिसको वीड कहते हैं ना, पानी में हो जाते हैं, जैसे लोटस हो जाता है, तो उन पत्तों को आप निकाल कर फेंक रहे हैं। यानी कि आपके दिल की कड़वाहट को आप धीरे धीरे हटा रहे हैं। उन पत्तों को निकाल के रास्ता बना रहे हैं, उस रिवर में अच्छे से रास्ता बनाते जा रहे हैं, नेगेटिविटी को हटाते जा रहे हैं और रिवर को स्वच्छ करते जा रहे हैं। जैसे जैसे स्वच्छ हो रहा है आपकी बोट सुचारू रूप से चलने लग गई है और वो रिवर में और चौड़ी दिख रहा है आपको रास्ता। जितने भी आपने लीव जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी वो सारी हटाई। आप मधुर, वो रिवर जो है बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है और आपकी बोट जो है गोल गोल घूम रही है और सूरज की रोशनी आप पे पड़ रही है। धीरे धीरे आप उस रोशनी में अपने आप की बोट में सैर कर रहे हैं और आपको बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है। आपका दिल इतना हल्का हो गया, आप प्रकृति का धन्यवाद कर रहे हैं, आप उसको नदी में सैर करने में आप बहुत मजा आ रहा है क्योंकि सारी वीड्स हट गई हैं, रिवर अच्छे से फ्लो कर रहा है, आपको भी मजा आ रहा है कि बी विद द फ्लो। आज से मैं अपने आप में जागरूकता लेके आता हूँ, आज के बाद मैं ना तो किसी व्यक्ति से झगड़ा करूंगा, ना किसी के प्रति रोष रखूंगा। और वो कोमल कोमल सी ताजी ताजी हवा आपके बोट को एक और किनारे पर लेके जाती है और आप उस किनारे पर उतरकर अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो ये था आज का सत्र फॉरगिवनेस के ऊपर। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम पास्ट को बदल नहीं सकते,
ना तो भुला सकते हैं ना उसको मिटा सकते हैं, जो बीत गया जो बीत गया, पर हम हर अनुभव एक गिफ्ट की तरह लिखते हैं, हर अनुभव में कुछ ना कुछ सिखाता है। इसलिए कहते हैं ना, पास्ट इज द टीचर। वो हमें सिखाने के लिए आया। अगर हमारे पास पास्ट एक टीचर की तरह नहीं होता तो हम फ्यूचर और प्रेजेंट में शायद वो चीजों को अनुभव ही नहीं कर पाते कि हमें ये गलतियों पे काम करना है। तो आज अपने फ्यूचर को अच्छे से आलिंगन करते हुए कहिए कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ इसका स्वागत करने के लिए। थैंक्स फॉर ऑल द लेसन्स। ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही आपकी फॉरगिवनेस का एक्सेलरेटर है। कार का एक्सेलरेटर क्या है? स्पीड बढ़ाता है। तो आपकी जिंदगी की स्पीड को कौन बढ़ाएगा? ये ग्रैटिट्यूड जर्नल जो आप रोज लिखते हैं। 5 धन्यवाद रोज लिखिए, चाहे वो प्रकृति के लिए हो, चाहे घर की एक सुई के लिए। अगर सुई भी नहीं होती तो आप कपड़े सीलते कैसे? वो पानी के लिए, जो अगर पानी घर में नहीं होता तो पीते कैसे, खाना कैसे बनता, नहाते कैसे? तो छोटी छोटी चीजें हैं। वो टंकी नहीं होती, वो भरते कैसे? वो घड़ा नहीं होता तो पानी भरते कैसे? चावल नहीं होता तो आप बनाते कैसे? है ना? घर में चावल आता नहीं तो बनता कैसे? और किसान उगाता नहीं तो वो आता कैसे? ग्रैटिट्यूड देना सीखिए। ये एक आभार की स्थिति है। हर वक्त आभार रहिए, क्योंकि इसके बगैर तो हम तिनका भी जो है ना सृष्टि में हिल नहीं सकता, है ना? फॉरगिवनेस का ये मतलब कभी भी नहीं है कि उस व्यक्ति को आप गले लगा रहे हैं या गले मिल रहे हैं, इतनी दुश्मनी है। फॉरगिवनेस अपने लिए, आप अपने दिल को अपने आप से, दिल से आलिंगन कर रहे हैं। मतलब आप अपने शरीर से दोबारा मिलाप कर रहे हैं, उस शरीर से जो नकारात्मक था, और आज एक और शरीर का जन्म हुआ, वो है सकारात्मक का। जब आप नकारात्मक शरीर को निकाल कर पूरी तरह पॉजिटिव हो जाते हैं, तब इसको कहते हैं रिकंसिलेशन। मतलब अपने आप से ही मिलना, अपने आप से मिलाप करना। एक कम्युनिकेशन सब चीजों को सुलझा सकता है। देखो, अब दोनों टेबल पर बाप बेटे कितने सालों से बात नहीं कर रहे थे, परंतु आज वो टेबल पर बैठकर अपने सारे गीले शिकवे मिटा देते हैं। तो एक वाणी आपके उन सारे दोषों को मिटा सकती है। एक डिस्कशन, जैसे कहते हैं ना, संधि, दो कंट्रीज के बीच में कितनी लड़ाई थी, पर दो कंट्री के प्रेसिडेंट जो नए भाव के, नए विचारों के, वो बैठ के संधि करें, नहीं हमें इन दो देशों में सुलह करनी है। तो सुलह क्या है? एक कम्युनिकेशन, एक वाणी, एक वार्तालाप, वो बहुत कुछ लेके आ सकता है, शांति, समृद्धि। ठीक है? और कैसे कंट्रीज अगर आपस में दुश्मनी करे तो प्रोग्रेस कर पाएंगे? उनको हमेशा भय रहेगा, किसका? युद्ध का भय रहेगा। तो अगर शांति चाहते हैं तो हमें वार्तालाप करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी, शांति लानी पड़ेगी। तो सिर्फ एक डिस्कशन ऑन द टेबल इस प्रॉब्लम का हल हो सकता है। ठीक है? तो आपको हल निकालना आना चाहिए कि मैं हिम्मत करूं उस व्यक्ति से बात करने की, क्योंकि बात करने से ही तो मामला सुलझेगा, है ना? नहीं तो क्या करता है, अगर आप जब तक फॉरगिव नहीं करेंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आप बीमार पड़ सकते हो ना। बीमारी का रियल कारण ही हमारी नकारात्मकता है। तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। तो फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे को खुद को हील करता है, यानी कि हमें सुकून देता है। हमें खुद की हीलिंग के लिए इसे अपनाने की जरूरत है। तो ह्यू इन लैन, ये है जापानीज साइंटिस्ट जिसने होपोपोनोपोनो, ये एक प्रक्रिया को, हवाईयन प्रेयर को निर्माण किया, जिसमें 4 सेंटेंसेस हैं। आई फॉरगिव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई थैंक यू। आप देख सकते हैं उन्होंने सिर्फ जेल के कैदियों के लिए ये प्रक्रिया आरंभ की। जेल के प्रक्रिया मतलब वो उन कैदियों की फोटो लेकर, उनके बारे में, उनके जर्नल में और उनके रिपोर्ट में पढ़कर उन लोगों को वो माफ करता था जिनकी वजह से ये कैदी इफेक्टेड थे। कैदी ने पता नहीं कितने लोगों का हत्या की, कितने लोगों के साथ चोरी की। तो इन कारणों से उस कैदी में परिवर्तन आया इस प्रेयर से। तो आप भी आपके रिश्तेदारों के प्रति, जिनके प्रति भी आपका रोष है, उनका नाम लिखिए पेपर पर, और जब तक आपका पेन लिखना बंद ना करे ये प्रेयर आप लिख सकते हैं। होपोपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं इसको। वो जब आप लिखते हैं उस व्यक्ति के लिए, आपका पेन जब रुक जाए 10 बार 15 बार लिखने के बाद ये 4 सेंटेंस, तो वो धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में भी बदलाव आता है, तरंगे बदल जाती हैं, वाइब्रेशन बदल जाती हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है इस प्रेयर को करने से। तो वो जो है एक धुआं बनकर सारी चीजें निकल जाती है। ठीक है? तो वो नकारात्मक ऊर्जा से आपका दिल जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो जैसे कहते हैं ना, मिट्टी गेट, मिट्टी का गेट मतलब टू मेक समथिंग सॉफ्ट, सब में नरमी लाना। उस
जो सिचुएशन थी जहां पे धुआं हो रहा था, एंगर था, रोष था, उसको धीरे से ठंडा करना। आग लग जाती तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं ना ठंडा करने के लिए। तो वैसे ही फॉरगिवनेस वो काम है जो ठंडा कर देता है, सिचुएशन को ठंडा कर देता है। और फिर उसके बाद क्या फूटता है, प्यार के फुव्वारे। उसके बाद दरवाजे खुलते हैं प्यार के, असीम प्यार के। तो जैसे कि आप देखते हैं ना, लव बर्ड्स, प्यार, तितली, लाल रंग, दिल, ये सब कब होता है, जब फूटता है दिल से प्यार, जब फूटता है तो कहते हैं ना प्यार के फुव्वारे फूट रहे हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार के बिना तो जीवन ही नहीं है, यही तो सबका सार है ना। तो विश यू लव, प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए सबसे पहले, तभी तो दूसरे आपसे प्यार करेंगे। दूसरों को प्यार करिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, पृथ्वी हो, सृष्टि हो, सभी से प्यार करिए। प्यार करेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। प्यार बांटते चलो, है ना ये गाना, प्यार बांटते चलो। तो प्यार को बांटिए। ये था आज फॉरगिवनेस। छोटी सी पीपीटी, ज्यादा नहीं बनाई मैंने, ताकि आपको समझ में आए और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हम कितने ही, अगर रिजल्टमेंट तो अपने आप से ही भी कितना है, कितने गिले शिकवे, कितनी बार तो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, है ना। किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू अंजना मैम, इतना अच्छा Thank you. सेशन आप लेकर आती हैं और इतनी अच्छी कहानी आपने जो सुनाई ना, और ये ब्रिज वाला, वाह, उस पे चार चांद लगा दिया। और यही हमें करना है सच में, क्योंकि हम जो ढोते चले जाते हैं बोझ, हम हल्के नहीं हो पाते, हमको हल्का होना है, हल्के होकर ही हम उड़ पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी मास्टर्स, शेयरिंग कीजिए, अनम्यूट कीजिए।